अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसमें मैं आपके साथ एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस करूँगी, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एंग्लो सैक्सन पीरियड 670 में स्टार्ट होता है और 1100 में ये ख़त्म हो जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत इसी पीरियड से ही होती है। स्टूडेंट्स, बिफोर एंग्लो सैक्सन पीरियड यहाँ पर कुछ ब्रिटिश थे। ब्रिटिश में एक ट्राइब जिसे केल्ट्स कहा जाता है, वो यहाँ पर रहते थे। अब ये नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन वो वहाँ पर आकर रहने लगे थे। केल्ट्स को हम ब्रिटन्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटन्स के नाम से ये लोग जाने जाते थे। बाद में ब्रिटन्स को इंग्लैंड भी कहा जाने लगा, लेकिन इसको क्यों हम इंग्लैंड कहते थे वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो फिर क्या हुआ कि केल्ट्स वहाँ पर आकर रहने लगे थे। वहाँ केल्ट्स के एक एरिया में रोमन्स आकर रहने लगे उनके साथ, और वो लोग अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे। और उस वक्त जो रोमन्स की लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। फिर स्टूडेंट्स, केल्ट्स पर जिसे हम ब्रिटन भी कहते हैं, पिक्स ने PICS इन्होंने उस पर अटैक कर दिया। पिक्स जो थे ये कुछ जंगली लोग थे। ये स्कॉटिश थे। जब केल्ट्स पर इन्होंने अटैक किया तो रोमन्स ने इनकी केल्ट्स को बचाने के लिए, केल्ट्स की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक वॉल क्रिएट कर दी थी, जिसे हेड्रियन वॉल कहते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि रोम पर भी अटैक्स होने लगे। तो जो रोम के बादशाह थे हॉन्ड्रियस, वो केल्ट्स के पास गए और उन्हें कहा कि अब आप अपना दिफा खुद करें, क्योंकि रोम पर भी हमले हो रहे हैं, उन्हें वापस जाना है और रोम को बचाना है। तो जब ये लोग वापस चले गए तो फिर स्टूडेंट्स, केल्ट्स ने जो इंग्लैंड के कुछ ट्राइब थे उनको वहाँ पर इनवाइट किया अपनी हेल्प के लिए। वो एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स को उन्होंने इनवाइट कर लिया। ये लोग नॉर्दर्न जर्मनी से होते हुए समंदर के रास्ते केल्ट्स पहुंचे। अब हमें कैसे पता चला कि ये सब कुछ हुआ, कि उन्होंने उन पर हमला हुआ और ये ट्राइब्स यहाँ पर आए? तो उस वक्त के 18th सेंचुरी में बीड नाम का एक क्रिश्चियन था, जिसने एक बुक लिखी थी जो एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के नाम से मशहूर है। उसमें उसने हमें बताया कि एंगल्स जो थे वो जर्मनी से आए थे, और इन्हीं की वजह से ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाने लगा। एंगल और लैंड, ठीक है, इसको मिला के इंग्लैंड का एक वर्ड बनाया। और जो ज्यूस थे वो डेनमार्क से आए थे, और जो सेक्सन थे ये लोग सेक्सन नाम की डिफरेंट प्लेसेस से वहाँ पर आए थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो ज्यूस थे वो लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन जो सेक्सन थे और एंगल्स थे इन ट्राइब्स, ये जो ट्राइब्स है ये 700 साल तक इंग्लैंड में रहे। और स्टूडेंट्स, ये लोग केल्ट्स की हेल्प के लिए आए थे। केल्ट्स ने इन लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वहाँ से आकर उन्हीं को वहाँ से निकाल दिया, केल्ट्स को, और कॉलोनाइज्ड कर दिया उन लोगों को, और खुद वहाँ के ऑनर बन गए और वहाँ पर रहने लगे। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, उन्होंने ब्रिटेन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 7 पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया, वो 7 पार्ट्स कौन कौन से थे? वो थे विसेक्स, सिसेक्स, नॉर्थम्बिया, ईस्ट एंग्लिया, इसेक्स, मर्सिया और कैंट। ये 7 पार्ट थे, और इन 7 पार्ट्स में जो विसेक्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और स्टूडेंट्स, उस टाइम पर एंग्लो सैक्सन ने जो लिटरेचर इंट्रोड्यूस करवाया था वो ओरली था। वो लोग लिखते नहीं थे, बल्कि वो लोग ज़ुबानी कलामी जो है वो सुनाते थे। स्टोरीज हो गई, फोक टेल्स हो गई, और ये उस वक्त की बेहतरीन जो थी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में जो है वो मानी जाती थी। अब उन लोगों ने लिखना कब स्टार्ट किया? उन लोगों ने रोमन मशीनरी से कुछ अल्फ़ाबेट सीखे। अब अल्फ़ाबेट भी उन्होंने रोम से ही लिए थे, रोमन से। तो रोमन से उन्होंने अल्फ़ाबेट सीखे, और फिर उन्होंने उस एपिक पोइट्री लिखी, हेजियोग्राफी, sermons, रिडल्स, बाइबल्स की ट्रांसलेशन और क्रॉनिकल्स लिखी। इस बात
और अब बात कर लेते हैं हम उस टाइम के पीरियड के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो जो थे हमारे पास 2 पोइम्स इम्पोर्टेंट आ जाती हैं। वो एक है विटसिट और दूसरी है ब्यूवुल्फ। विटसिट जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क है और ये एक ऑटोबियोग्राफी है एक स्कोट की, और ये हमें जर्मैनिक वर्ड के बारे में बताती है। ये वर्क हमें टुकड़ों में मिला है, मतलब हाफ किसी और मैन्युस्क्रिप्ट में और हाफ किसी और में, क्योंकि उस टाइम पीरियड की एक बात अहम ये है कि उस वक्त जो भी लिटरेचर लिखा जाता था वो उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स में इम्पार्ट्स होता था, मुख्तलिफ पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता था, मुख्तलिफ मैन्युस्क्रिप्ट में उसको डिवाइड किया जाता था। और नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है वो बियोवुल्फ है। ये उस वक्त का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। और वो क्यों इसको इम्पोर्टेंट वर्क कहा जाता है, इसलिए कि ये वाहिद वर्क था जो कि हमें एक ही मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, हमें फुल फ्लेज फॉर्म में वहाँ पर मिला था। और इसके पोएट का अभी तक नहीं पता चला कि ये किसने लिखी। ये अननोन पोएट के नाम से ही मशहूर है। इसको 3182 लाइन्स में डिवाइड किया गया है और इसको हम नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पोएट्स की। उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे उसमें कैडमन और साइन वुल्फ, ये उस टाइम के इम्पोर्टेंट पोएट्स थे। और स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो भी पोइटिक वर्क्स, रिडल्स, प्रोज वगैरह लिखी गई वो हमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती हैं। एक को कहते हैं एक्सीटर बुक, दूसरी है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरी है वर्सिली बुक और चौथी है नोवेल कॉडेक्स। इन सब में से जो चारों में से जितनी भी पोइम्स हमें मिली हैं उसमें से मोस्टली जो पोइट्स हैं उनके नाम हमें अभी तक पता नहीं चल सका कि इनको किसने लिखा है। और जो एक्सीटर बुक है इन सब में बहुत ज़रूरी जो है अहम मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको 10th सेंचुरी का कोडेक्स भी माना जाता है, जिसमें से हमें एंग्लो सेक्सन्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। और जो जूनियस है इसके अंदर बाइबल के बारे में बताया गया है। और जो वर्सिली बुक है इसमें पोइट्री और प्रोज के बारे में बताया गया। और जो होती है बियोवुल्फ जिसको नोवेल कॉडेक्स भी माना जाता है, और इसमें भी उस टाइम की पोइट्री और प्रोज शामिल है। और उस टाइम पीरियड पर जो हमें वर्क्स मिलेंगे वो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए वर्क्स मिलेंगे। उन सब में सबसे बड़ा नाम अल्फ्रेड द ग्रेट है। इसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में। और इन्होंने ओल्ड जो सिविलाइजेशन है उसको, ओल्ड इंग्लिश को महफूज करने के लिए अपने स्कूल में जो है कहा था कि बच्चों को ये ओल्ड इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाए। इन्होंने ओल्ड इंग्लिश जो लैटिन लैंग्वेज थी उसको ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, ट्रांसलेट करवाया और उनको कहा कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जाए। और फिर क्या होता है, फिर 11th सेंचुरी में तकरीबन 1066 में 7000 सिपाहियों का एक जो बेड़ा होता है वो इंग्लैंड में आता है। वो समंदर के रास्ते जो है 7000 सिपाहियों का बेड़ा इंग्लैंड में दाखिल होता है। तो उनके जो लीडर थे वो थे विलियम फर्स्ट। और उस वक्त के जो एंग्लो सेक्सन थे उनके लीडर का नाम था हार्लोड गॉडविंसन। तो इन दोनों के दरमियान जिनको इसको हार्लोड गॉडविंसन को हार्लोड सेकंड भी कहा जाता है। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, बैटल होती है आपस में, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं। तो इस दौरान जो हार्लोड है हार्लोड सेकंड इसकी डेथ हो जाती है। तो इंग्लैंड में जो एंग्लो सेक्सन का दौर है वो समझो इसके मरते ही ख़त्म हो जाता है। फिर जो विलियम ने इंग्लैंड पर विलियम फर्स्ट उसने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, और जिसके बाद इसको विलियम द कॉन्करर बोला गया। इसके बाद इंग्लैंड में जो एंग्लो नॉर्मन आए थे ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेकर आए थे। तो ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच के वर्ड्स जो हैं वो ओल्ड इंग्लिश में शामिल हो गए।
تو اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا لیکن نقصان بھی ہوا، کیونکہ دونوں لینگویج میں بہت زیادہ فرق آ گیا تھا، اولڈ انگلش میں اور اب جو لینگویج بولی جانے لگی تھی اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا تھا۔ اور جو ولیم دا کانگرر تھا اس نے اسکولوں میں اولڈ انگلش پڑھانے سے منع کر دیا، اور جو تھے یہ اینگلو سیکسن، ان کے جو موسٹلی ورک تھے وہ تھے ہی اورلی، تو اس لیے بھی ان کو کافی جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کہا جاتا کہ نارمن کے آتے ہی جو ہے اینگلو سیکسن ورک بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، یہ ان کو 14th سینچری تک پڑھایا گیا اور بعد میں ان کو سیو کر لیا گیا، کچھ کو تو ریلیجیس پلیسز پہ رکھوا دیا گیا اور کچھ ریلیجیس لوگوں کو پکڑا دیا گیا، کیونکہ یہ بائبل پہ مشتمل تھا تو اس لیے اس کو سیو کر لیا گیا۔ تو بعد میں جب ریفرمیشن ہوئی تو یہ ورکس جو تھے وہ اسکالرس کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور پھر اس پر ریفرنسز اور 17th سینچری میں ریفرنسز اور ڈکشنری بھی نکالی گئی، کیونکہ سب اولڈ انگلش کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ تو جو یہ تھے اسکالرس تھے انہوں نے اس اولڈ انگلش کو سیکھا اور اس پر کام کیا۔ تو اوور آل جو اولڈ انگلش ہے اس نے ماڈرن انگلش پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا ہے، اور بہت سے جو ماڈرن پوئٹس ہیں انہوں نے اولڈ انگلش پوئٹری کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اینگلو سیکسن پیریڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔